हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की और साथ ही में UGC नेट दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो भी सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सिलेबस HPSC का भी है और UGC नेट का भी, दोनों का सेम सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर 10 यूनिट है और हमने पहले ही यूनिट HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर रखी है और यूनिट नंबर 5 और 6 हम कंप्लीट करवा चुके हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सिलेबस मेरे चैनल पर मैंने कंप्लीट करवा रखी है। तो जो भी स्टूडेंट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े और निःशुल्क रूप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो नंबर क्लास नंबर 17 रहने वाली है, इकाई नंबर 1 की। तो इसके अगर आप सारे क्लासेज एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ पर एक ही जगह पर आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। तो हिंदी भाषा और विकास ये पहले इकाई का नाम है और इसके अंदर ये सारे टॉपिक एक एक करके मैंने सारे डाल दिए हैं और हम यहाँ तक दोस्तों पढ़ चुके हैं हिंदुस्तानी तक। जैसे कि पिछली लास्ट क्लास मैंने यहीं तक डाली थी, हर एक टॉपिक की मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर डाली है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का स्वरूप, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर। यानी कि स्वनिम व्यवस्था मतलब जो ध्वनि व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, यानी कि जो वर्णमाला एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं आसान शब्दों में समझे तो ये टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का टॉपिक है हिंदी का भाषिक स्वरूप। अभी मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखाया और फिर आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी भाषा का स्वनिम व्यवस्था यानी कि ध्वनि व्यवस्था। और ध्वनि जो है, जैसे कि हमारा कोई वर्ण है, उसको जब हम मान लो ये वर्ण है क, और इसको जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो ये हमारा वर्ण कहलाता है। और इसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं ओनली, तो ये केवल ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो आप इन्हें इसका अंतर समझ कर चल सकते हैं। अब हिंदी की जो वर्णमाला है उसे हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है या फिर UGC नेट के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, ये TGT PGT एस्टेट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपसे ना बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर ले रही है HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो थोड़ा सा मोटी मोटी बातों को पढ़ते हुए चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल बारीकी के साथ भी पढ़ेंगे ताकि प्रश्न जो है कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो सबसे पहले है हमारे पास हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था। शुरुआत करने से पहले यही कहूँगी कि वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकते, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब टुकड़े देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ वर्ण दिखाई दे रहे हैं, जैसे ए है, ए के नीचे अगर हमने हलंत लगा दिया तो अब आप इसको इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। उसके बाद एक दूसरा वर्ण है हमारे पास क, और इसके नीचे भी हलंत है, यानी कि वह ध्वनि है जिसको और आप और ज़्यादा खंडित नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखेंगे, इसको हम व्यंजन बोलेंगे, और जो मान लो मैं एक क ध्वनि लिखती हूँ तो इस क को आप तोड़ सकते हो। जैसे कि इसके अंदर क व्यंजन है और ए इसके अंदर क्या है, स्वर है, तो इस प्रकार से हम इसे खंडित कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ध्वनि के नीचे मैं हलंत लगा देती हूँ तो अब आप इसे खंडित नहीं कर सकते, यानी कि आप इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनना, छोटे छोटे प्रश्न आपको मिलेंगे लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आपको समझते हुए चलना है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, यानी कि वर्ण उसको कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। और जैसे ये आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये मैंने आपको बताया कि जिस वर्ण के नीचे हलंत लग गया वो अपने आप में टूटा हुआ है, आप उसे और इससे ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। कामथा प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन है। अब आपसे हिंदी भाषा में कुल वर्ण आपसे पूछे तो आपको 44 कुल वर्ण नहीं बोलना, अभी सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। कामता आपसे प्रश्न पूछे
कि कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी मानी है, तो आपको 44 बताना है, जिनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। अब ये कौन कौन से 11 हैं स्वर हैं, कौन कौन से 33 व्यंजन हैं, इनको आगे चलकर हम डिटेल से पढ़ेंगे और मैं एक एक बात आपको बताऊंगी कि 52 ध्वनियाँ हम कुल ध्वनियाँ। अगली बात और सुनते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी भाषा में 11 स्वरों सहित 52 वर्ण माने हैं। आप देखो, हर विद्वान के अनुसार यहाँ पर वर्णों की संख्या बताई गई है। मूल रूप से अगर हम बात करें तो अक्सर हम कह देते हैं कि हिंदी में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, लेकिन अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, तो विद्वान के अनुसार आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान आपसे नहीं पूछेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आपको किसी न किसी विद्वान के अनुसार आपसे पूछेंगे। तो कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है और वासुदेव नंदन प्रसाद, ये दोनों नाम वो हैं जो हिंदी व्याकरण लिखने के रूप में फेमस है, प्रसिद्ध हैं। तो वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी भाषा में स्वर कितने माने हैं? 11 स्वर माने हैं और 52 वर्ण माने हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि स्वरों की संख्या तो 13 है। अब 13 स्वर में से अगर हम अंग और ए को निकाल देते हैं तो ये अयोग वा होते हैं, इन्हें हम स्वरों में शामिल नहीं करते, अलग से लेते हैं। तो स्वर हमारे पास कितने बच जाते हैं? 11 बच जाते हैं। अब वासुदेव नंदन के अनुसार आपसे वर्ण पूछे हिंदी में तो आपको 52 बताने हैं, कामता प्रसाद के अनुसार 44 बताने हैं। स्वर और व्यंजन की संख्या भी आपको पता होना चाहिए। अब जब हमारे पास व्यंजन आते हैं तो व्यंजन को भी कई भागों में बांटा गया है। अब ये देख लेते कि व्यंजन, ये पूरी टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर मैं ये टेबल ही दिखाने का प्रयास आपको करूँगी ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कौन सी है? तो 25 है। 25 स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो हर एक के अंदर 5-5 वर्ण हैं। तो 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। तो पै, फै, बै, भै, मैं, यहाँ तक मैं तक आपके पास 25 वर्ण हो जाते हैं और इन 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो आपको 25 बतानी है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो मतलब जिनकी संख्या 4 है। जो स्वर और व्यंजन अंतस्थ में, वैसे ये और वह को हम ज़्यादा लेते हैं, तो वो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। ये 4 वर्ण हैं और इन चारों व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन है आपके श, श, ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है और ये दंती श है, यानी कि इसका उच्चारण दांत से होता है, इसकी मूर्धा से होता है और इसका तालु से होता है। और उसके बाद आता है। तो ये 4 ध्वनियाँ हैं, 4 वर्ण हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, कुल 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, तो 4 और 4 8 और 25 और 8 33, ये होते हैं 33 व्यंजन हिंदी के अंदर। ठीक है। तो किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकृत हुए हैं। इनकी सूची स्रोतों के आधार पर इस प्रकार से, अब 8 व्यंजन और हैं जो हिंदी वर्णमाला के अंदर शामिल किए गए हैं। तो मराठी से कौन सा आया? ये ल की सी ध्वनि है, इस तरीके से इसको बना रखा है, तो ये ध्वनि भी है जिसे हिंदी में स्वीकार किया गया है। फारसी से जैसे हमारा कवर्ग कै, और जिनके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ होता है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर भी, कै, ख, ग, जय और फै, नुक्ते के साथ जो ध्वनियाँ होती हैं ये कहाँ से आई? फै आई, फारसी से आई। अब एक बात और याद रखनी है, जो अगर आपको पेपर में कोई शब्द दे दे और उस शब्द में अगर कोई नुक्ता लगा हुआ है तो आप समझ जाएं कि वो शब्द किसके हैं? फारसी के हैं, क्योंकि हिंदी में तो बिना नुक्ता वाले प्रयोग किए जाते हैं। तो 5 वर्ण ये हैं जो नुक्ते के साथ फारसी भाषा से आए हैं। उसके बाद ड, ड और ढ,
ये ढ आप देख रहे होंगे जिनके नीचे बिंदु लगा हुआ है, ये दोनों अपभ्रंश से आए हैं, यानी कि आगत वर्ण हैं, ये हिंदी के वर्ण नहीं है, आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है। इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत किए गए हैं। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 41। 41 कौन से? अभी मैंने बताए थे 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, ये हो जाते हैं 33। 33 के अलावा 8 और शामिल किए गए हैं, तो वर्णों की संख्या हो जाती है 41, और ये 8 मैंने आपको बताए। और यह भी करें कि 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन और हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन है अक्षत्रिय, त्रिशूल, श्रय, श्रवण। अब क्षत्रिय ये क और श के मेल से बनता है, क और श के मेल से बना है, तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार से जो त्रिशूल है ये तय और र के मेल से बनता है। अब बात करो इसके हलंत की, तो यहाँ पर ये हलंत आ जाएगा जब इसे तोड़ेंगे तो, और अगर यहाँ पर हलंत है तो आप इन दोनों में हलंत लगा सकते हैं। अगर यहाँ हलंत नहीं है तो आप यहाँ भी हलंत ना लगाएं तो भी आपका सही है। उसके बाद गे ज्ञानी है, तो गे ज्ञानी बनता है जय प्लस ये, च छ जय झय, ये उसका अंतिम वर्ण है ये। उसके बाद श्रय श्रवण की बात करूं तो श और र के योग से जो बनता है ये श्रय बनता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हुए। 4 संयुक्त व्यंजन ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो 41 मैंने अभी तक आपको बताए, 4 संयुक्त व्यंजन और जोड़ लें तो 45 जो हो जाते हैं व्यंजनों की संख्या, और 11 कितने हो गए? आपके स्वर हो गए, और 2 हो गए अयोगवा। अगर इन ध्वनियों को हम जोड़ते हैं, जैसे कि आप इन्हें जोड़ लें, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगे? 45, और 45 में आप 11 स्वर जोड़ें और 2 अयोगवा जोड़ लें, तो इन ध्वनियों को जोड़ने पर हिंदी में भाषा में 58 ध्वनियाँ हो जाते हैं। अब प्रश्न आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से आपसे 58 ध्वनियाँ, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर इस तरीके से वर्णमाला का हम ये करते हैं तो हमारे पास ध्वनियाँ हो जाती हैं 58, और 58 ध्वनियाँ। वैसे तो हिंदी में जो वर्ण है वो 52 ही हैं, लेकिन अगर 58 जुड़ते हैं तो ये यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। आपको प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल सोच समझ कर आपको आंसर करना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अब स्वर वर्ण पढ़ते हैं, ये आपके उसमें दिया गया है, इसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सिलेबस में दिया हुआ है। तो स्वर 2 प्रकार के आपको वर्ण मिलेंगे पूरी वर्णमाला के अंदर। बात करूं तो एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर वर्ण पढ़ लेते हैं। क्या है? जिन वर्ण या ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि 1 मिनट के लिए अक्सर समझेंगे आप, जैसे कि क ध्वनि है हमारे पास, तो क ध्वनि है, इसके अंदर इसमें ए भी होता है, यानी कि हर व्यंजन के अंदर स्वर मिश्रित होता है। लेकिन व्यंजन जो है इनका उच्चारण अपने बिना स्वरों के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्वर हैं इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। अब जहाँ से हमारे स्वरों की उत्पत्ति हुई उसके आधार पर अगर स्वरों की बात करें तो बात होती है मूल स्वर और संधि स्वर। अब स्वर मैं आपको सारे यहाँ पर समझा देती हूँ। जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती है, उत्पत्ति यानी कि जो ए है, और देखो ये यहाँ पर 4 आपको वर्ण दिए गए हैं, 4 स्वर दिए गए हैं, ए, ई, उ और री। ये चारों मूल स्वर हैं, इन्हीं से हमारे अन्य स्वर भी बनते हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। क्योंकि इन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें हस्त स्वर भी कहते हैं। दोनों को याद रखना है आपको। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, कि मूल स्वर कितने प्रकार के हैं? तो मूल स्वर 4 हैं। अगर आपसे हस्त स्वर पूछे तो हस्त स्वर भी आपको 4 बताने हैं। और हस्त स्वर की परिभाषा होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या सबसे कम समय लगे तो उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। दूसरा आता है संधि स्वर।
तो संधि स्वर क्या होते हैं? संधि मतलब जहां पर दो स्वरों के जोड़ने से बनता है वो संधि स्वर कहलाते हैं। अब संधि स्वर जो है मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। मूल स्वर यानी कि ये मूल स्वर हैं, ये चार जो आप देख रहे हैं ये मूल स्वर हैं। तो मूल स्वरों के मेल से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से? आ, ई, ए, ऐ, ओ और औ। इन सभी को क्या कहते हैं? 2, 4, 5 और 6 ये क्या हैं? हमारे सारे संधि स्वर हैं। अब संधि स्वर में भी क्या होता है कि जब इन स्वरों को जोड़कर बनाते हैं तो कुछ स्वर ऐसे हैं जो एक जैसे स्वर के मिलाने से बनते हैं और कुछ स्वर ऐसे हैं जो एक जैसे सेम स्वर को न मिलाने से बनते हैं। तो जो सेम स्वर के मिलाने से बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि ए प्लस ए, ये एक जैसे स्वर हैं, मूल स्वर हैं दोनों, और इनको मिलाने से हमारा स्वर बनता है आ, जिसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर दिया हुआ नीचे से पढ़ ही लेते हैं, तो संधि स्वर है तो संधि स्वर में ये स्वर आ जाते हैं। संधि स्वर के फिर से दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है, यानी कि मूल स्वर मैंने अभी आपको 4 बताए, अगर मूल स्वर में मूल स्वर ही जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे ए प्लस ए तो आ, ये दीर्घ स्वर हो गया। ई प्लस ई तो बड़ी ई, तो ये भी दीर्घ स्वर हो गया। और ऊ प्लस ऊ तो ये भी क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर में दो अलग अलग स्वर मिलने से बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। ये संयुक्त का मतलब इन्हें तो जोड़ते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों मूल स्वर ही हों। जो दिन में दोनों मूल स्वर जुड़ने से बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये 4 स्वर हैं जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न लाजमी बनता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा देकर देखें, चाहे एस्टेट की दें, चाहे कोई भी परीक्षा रीट की दें, चाहे या राजस्थान की कोई हिंदी की परीक्षा दें, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर काफ़ी भेद है, यहाँ से आप समझते जाएं। मूल स्वर कहें तो दोस्तों आपको, या हस स्वर कहें तो आपको 4 स्वर याद रखने हैं। संधि स्वर कहें तो संधि स्वर में ये सारे आ जाएंगे। लेकिन संधि स्वर के अंदर भी अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछे तो उसमें बड़ा आ, जैसे कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। जो बच गए वो आपके संयुक्त स्वर के अंदर आ जाएंगे। दीर्घ स्वर में मूल स्वर प्लस मूल स्वर ही मिलाने से दीर्घ स्वर बनते हैं, और संयुक्त स्वर में मूल स्वर प्लस अन्य स्वर मिलाने से क्या बनते हैं? संयुक्त स्वर बनते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, दो अलग अलग स्वर के मिलने से बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे कि ए प्लस, बहुत कम विद्यार्थियों को पता होता है, तो इसको आप अब सीख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो जो संयुक्त स्वर हैं इनमें देखो, ये अलग, ये मूल स्वर है और ये अलग है, तो मूल स्वर लेकिन एक जैसे नहीं है। जैसे वहाँ पर ए प्लस ए था, ई प्लस ई था, इस तरीके से अगर मिलते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। लेकिन जब एक मूल स्वर हो और एक अन्य स्वर, मूल स्वर हो लेकिन एक जैसे ना हो, तो ये अलग अलग है। जैसे ए प्लस ई को मिलाने से ए बनता है, और जब उसी ए के अंदर हम ए को प्लस कर देते हैं तो ऐ बनता है। ऐसे ही ए में ऊ जोड़ देंगे तो ओ बन जाएगा, और ओ के अंदर जब हम आ जोड़ देंगे तो औ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या भी हमारे पास कितनी है? 4 है, ये याद रखना है। उसके बाद आता है जाति के अनुसार स्वरों के भेद। तो अभी तक हमने पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, और स्वर का ही टॉपिक चल रहा है। स्वर में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। अब जाति के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सवर्ण स्वर, इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं और विजातीय स्वर भी कहते हैं। अब सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ, ई ऊ, यानी कि एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर एक ही स्थान से हुए हैं। तो जैसे ए आ, ई और ऊ, इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। और जो अभी मैंने बताया था
जैसे विजातीय स्वर वो होते हैं, जैसे ए को ई से मिलाया, अभी मैंने बताया था ए प्लस ई को मिलाने से आपका ए बनता है, तो ये आपके विजातीय स्वर हैं। और ए के विजातीय स्वर हैं, ए और ऊ को मिलाएं तो ये भी विजातीय स्वर है, ई और ऊ, बड़ा ऊ, ये भी क्या है, ये विजातीय स्वर के अंदर आ जाते हैं। तो सजातीय स्वर के अंदर सेम सेम आ जाएंगे और विजातीय के अंदर एक दूसरे से थोड़े से अलग अलग हैं, तो ये विजातीय स्वर कहलाते हैं, है सारे स्वर ही। तो जाति के आधार पर स्वरों के भेद आपसे पूछे तो दो बताने हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। उत्पत्ति के आधार पर आपसे स्वर के भेद पूछें तो आपको दो बताने हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। तो ये इस तरीके से आपको प्रश्नों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद। तो यानी कि जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ के अंदर क्या फर्क पड़ता है, उसके आधार पर, यानी कि जिह्वा की मुड़ने की स्थिति या जिह्वा में कहाँ पर बल पड़ता है कौन से स्वर का उच्चारण करने पर, उसी के आधार पर यहाँ बांटा गया है। तो यहाँ पर भी 3 भेद किए गए हैं, एक जिह्वा के पिछले हिस्से से बोला जाएगा, एक जिह्वा के बीच के हिस्से से और एक जिह्वा के अग्रभाग से। तो यहाँ बात हो रही है जिह्वा, मान लो ये मैं जीभ बना देती हूँ, ये जिह्वा के अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग बोला जाता है। तो जिह्वा के अग्रभाग से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो ई और ए, आई। अब आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जब ई है और बड़ी ई है तो ए और ई को मिलाने से ए बनता है, तो ए भी इसमें शामिल हो जाएगा और आई भी शामिल हो जाएगा। तो ये चारों जो वर्ण हैं ये जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र यानी कि अगला भाग ऊपर उठता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, और ये 4 वर्ण हैं जो अग्रभाग से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों के हम भेद पढ़ रहे हैं। तो पहला है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि ये मैं जीभ का ये बना रही थी, तो अग्र भाग से जो बोले जाते हैं, जीभ के हम 3 भाग कर देते हैं। तो अग्र भाग से जिनका उच्चारण होता है उसमें मैंने आपको 4 वर्ण बताए हैं, ई, ए और आई। और मध्य भाग से मध्य स्वर कौन कौन से हैं, जो बीच से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ समान अवस्था में बनी रहती हैं उन्हें मध्यस्थ स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर मध्य की बात करूं तो मध्य भाग से, जीभ के मध्य भाग से केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है और वो है ए। अब जब आगे बाकी बच गए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च, इसे पश्च भाग कहते हैं। पश्च का मतलब होता है पिछला, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और इसमें आ जाएंगे आपके बचे हुए, जैसे कि आ, बड़ा ऊ और ओ और औ। तो ये जो उच्चारण है, इन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होगा, इन चारों का, और मध्य में केवल ए आ जाएगा और जीभ के अग्र भाग से इन चारों स्वरों का उच्चारण होगा। तो ये था हमारा जिह्वा के अनुसार। अब आगे है थोड़ा सा उच्चारण के काल मान के अनुसार स्वरों के भेद। उच्चारण के काल मान यानी कि मात्रा के आधार पर, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लघु स्वर और दीर्घ स्वर, इन्हें आप कह सकते हैं, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं। तो लघु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। ये 4 हमारे लघु स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। और जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो सब मूल स्वर लघु स्वर हैं, सभी संधि स्वर क्या हैं, गुरु स्वर हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। मूल स्वर हैं, मूल स्वर मैंने आपको अभी बताई, ये 4 मूल स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर कहते हैं और इन्हें ही लघु स्वर कहते हैं। इनके बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। अब ये जो स्वर बच गए, 7 जो स्वर बच गए, इन स्वरों को हम संधि स्वर भी कहते हैं, इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है।
अब अगली वीडियो में दोस्तों हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे एस्टेट के हिंदी व्याकरण के लिए, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ से आप पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दें। तो ये उनके लिए भी टीजीटी पीजीटी एस्टेट वालों के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अभी हम एक एक वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कुछ है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।